पुलिस जिस व्यक्ति को मरा मानकर मुकदमे की विवेचना कर रही थी वह जिंदा निकलता है। उसने खुद को मरा साबित करने के लिए दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के बाद लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया। जली लाश के पास अपनी पहचान के चिन्ह छोड़ दिए। उसकी इस साजिश में परिवार वाले भी धोखा खा गए। जिस युवक का जला हुआ शव मिला, घर वाले मृत्यु भोज करके शांति पाठ कर चुके थे। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए हत्या अभियुक्त को उसके 2 सहयोगियों सहित हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल था कि जो जली लाश मिली थी वो किसकी थी और उसकी हत्या किसने और क्यों की थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। रमेश वर्मा जब सुबह अपने खेत पर स्थित बकरी फार्म पर गए तो देखा कि अलाव के पास कोयला जैसी जली एक लाश पड़ी हुई है। उनके बेटे विक्रांत वर्मा की बाइक भी वहीं पर खड़ी थी। उसका जला हुआ मोबाइल फ़ोन भी वहीं लाश के पास ही पड़ा हुआ था। इस आशंका से कि लाश उनके बेटे विक्रांत की तो नहीं है, उनके होश उड़ गए। रमेश वर्मा ने तुरंत घर पर फ़ोन किया। परिवार के अन्य लोग भी वहां पर पहुंच गए। बड़े बेटे को भी सूचना दी गई। बाइक, मोबाइल और कपड़ों के जले हुए अंश से लाश की पहचान घर वालों ने 25 वर्षीय विक्रांत वर्मा के रूप में कर ली। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव दुबेपुर में 25 वर्षीय विक्रांत वर्मा पत्नी और 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। वैसे उसके पास खेती की जो ज़मीन थी उससे गुजारे भर की पैदावार हो जाती थी, लेकिन विक्रांत और उसकी पत्नी को उससे तसल्ली नहीं थी। वह ऐसी आमदनी चाहते थे कि जिससे उनके पास भी भरपूर पैसा और आधुनिक सुख सुविधाओं के सारे साधन हों। दोनों इस पर विचार विमर्श भी करते रहते थे। विक्रांत ने इनकम बढ़ाने का जतन शुरू किया। उसने बैंक से लोन लेकर पहले मुर्गी पालन का काम किया। काफ़ी मेहनत और लगन के बाद भी विक्रांत को मुर्गी पालन में सफलता नहीं मिली। मुर्गियों में बीमारियां लग गईं। काफ़ी इलाज के बाद भी उन्हें बचाया ना जा सका। उधर पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले मजदूरों ने भी सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं की और जिससे काफ़ी संख्या में मुर्गियां मर चुकी थी। उसका यह कारोबार फेल हो गया, जिससे विक्रांत को इसमें काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। विक्रांत ने सोचा कि मुर्गी पालन बहुत जोखिम का कारोबार है। वह किसी तरीके से मुर्गी पालन करने में सफल नहीं हो सकता है और इसीलिए उसने फिर बकरी पालन का काम किया, लेकिन वह उसमें भी सफल नहीं हुआ। दोनों ही धंधों में असफलता उसके हाथ लगी, जिससे उसकी पूंजी डूब गई और वह लाखों रुपए का कर्जदार हो गया। इसके बाद विक्रांत हर समय मोबाइल में लगा रहता। मोबाइल पर लगे रहना पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। उसकी इस आदत से पत्नी बहुत दुखी थी। उसके मन में यही ख्याल आते रहते थे कि कहीं उसके पति का किसी और से चक्कर तो नहीं है। घर की आर्थिक हालत सही नहीं थी और ऊपर से पति का कमाने की तरफ ध्यान नहीं था। इसलिए पत्नी ने विक्रांत को टिक टिकाना शुरू कर दिया। एक दिन विक्रांत ने पत्नी से कहा कि वह दिल्ली काम की तलाश में जा रहा है। किसी दोस्त ने बताया है कि किसी फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग जाएगी। अचानक दिल्ली जाने की बात सुनकर पत्नी को शक व आश्चर्य तो हुआ, फिर भी उसने सहज ही हंसी खुशी उसे दिल्ली जाने के लिए घर से विदा कर दिया। सभी कामों से निराश हो जाने के बाद विक्रांत दिल्ली में नौकरी करने गया। दिल्ली में कुछ महीने नौकरी करने के बाद वह फिर घर आया। यह बात 15 जनवरी 2024 की है। उस समय रात के लगभग 10 बज रहे थे। कुछ समय रात में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के बाद सभी लोग सोने चले गए। 16 जनवरी 2024 की सुबह
अपनी दैनिक क्रियाएं करने के बाद विक्रांत नाश्ते के लिए बैठ गया। पत्नी पराठे और चाय लेकर आ गई। इस बीच एक बच्ची रोने लगी। पत्नी उसे बिस्तर से गोदी में उठा लाई। संभालते हुए चुप कराने के लिए गोदी में लेकर वह पति के पास ही बैठ गई। इस समय विक्रांत बहुत उदास था और गुमसुम सा बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। पत्नी को जब उसके चेहरे से परेशानी झलकती दिखाई दी तो उसने सवाल कर दिया, क्या बात है, कैसे परेशान दिख रहे हो? दिल्ली में सही काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप यहीं खेती में ही फिर नए सिरे से मेहनत करो, धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। विक्रांत ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, मुझ पर अब 9 लाख का कर्ज हो चुका है, उसका तकादा हो रहा है। मुझे इसी बात की चिंता हो रही है कि यह कर्ज कैसे उतरेगा। काफ़ी देर दोनों ने विचार विमर्श करते हुए फिर विक्रांत गांव में घूमने निकल गया। दोपहर में घर आया, खाना खाया और फिर मोबाइल में रम गया। शाम लगभग 6 बजे बाइक लेकर वह अपने बकरी फार्म पर गया। पत्नी से कहकर गया कि देखते हैं खेती में कैसे और क्या हो सकता है। रात 10 बजे तक विक्रांत जब वापस नहीं आया तब उसकी पत्नी ने फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजती रही लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। इससे पत्नी की चिंता बढ़ गई। उसने अपने ससुर रमेश वर्मा से यह बात बताई और उन्होंने भी फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। रमेश वर्मा ने कई जगह रिश्तेदारियों में फ़ोन करके पूछा पर विक्रांत का कोई पता नहीं था। उसकी पत्नी ने भी अपने रिश्तेदारों में बात की लेकिन पता नहीं चला कि विक्रांत कहाँ है। दोनों के दिमाग में यह था कि अगर फार्म हाउस पर होता तो अब तक घर आ जाता। इतनी सर्दी में देर रात तक बकरी फार्म पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि कहीं दोस्तों के साथ चला गया हो और बात आई गई हो गई। रात को लोग अपने अपने कमरों में सो गए। अगले दिन राजेश वर्मा बेटे के बकरी फार्म पर पहुंचे तो वहां अलाव में जली हुई एक लाश पड़ी थी। पास में बेटे विक्रांत की बाइक खड़ी थी। इसकी सूचना उन्होंने घर वालों के अलावा कोतवाली देहात पुलिस को भी दे दी। पुलिस को मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था। पास में जला हुआ एक मोबाइल फ़ोन भी पड़ा था। घर वाले लाश की शिनाख्त विक्रांत वर्मा के रूप में पहले ही कर चुके थे। घटनास्थल पर ठंड से बचाव के लिए अलाव भी जलाया गया था। ढेर सारी राख इस बात की गवाही दे रही थी उन दिनों शीतलहर चल रही थी जिससे भीषण सर्दी थी। पुलिस ने मौके की ज़रूरी कार्यवाही करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक उस वक्त बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था और आग में जल जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। मृत्यु की बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इस मामले में उसका विसरा जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उसने अत्यधिक शराब का सेवन कर रखा था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि विक्रांत शराब के नशे में अलाव के पास पहुंचा और वहां आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। विक्रांत के पिता इसे आत्महत्या या दुर्घटना मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि उनका बेटा विक्रांत कितने भी डिप्रेशन में हो लेकिन अत्यधिक शराब का सेवन नहीं कर सकता है। वह आत्महत्या जैसा घातक कदम भी नहीं उठा सकता है। मौके की स्थिति भी हत्या किए जाने जैसी थी। एक जगह जलने के संकेत थे। उसने इधर उधर भागने की कोशिश नहीं की जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रांत को मारकर सबूत मिटाने के लिए जलाया गया है। उन्होंने अंतिम संस्कार की औपचारिकता पूरी करने के बाद दूसरे दिन थाने में हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दे दी। पीड़ित पिता ने दी तहरीर में कहा, उन्हें आशंका है कि अज्ञात व्यक्तियों ने उनके बेटे की हत्या करके सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया है। उनकी तहरीर पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस की माने तो घटना से एक दिन पहले मृतक ने अपने दोस्त रंजीत को कॉल की थी। फिर उससे मिलकर फूट फूट कर रोया कि अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मुझे कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता है, घर परिवार में भी कोई इज्जत नहीं है, समाज भी बुरा समझने लगा है, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का स्पष्ट मत बन चुका था कि विक्रांत ने आत्महत्या की है। बताया जाता है कि पुलिस ने युवक के मोबाइल फ़ोन समेत कई वस्तुओं की जांच के लिए कब्जे में ले लिया था। विक्रांत वर्मा की हत्या को 4 दिन बीत गए और अब तक केस दर्ज नहीं हुआ।
घर वाले हत्या का आरोप लगाते हुए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस आत्महत्या का केस दर्ज कराने के लिए परिजनों पर दबाव बनाती रही। ऐसे में पिता ने अपने बड़े बेटे के साथ एसपी सोमेन वर्मा से मिलकर उनसे हत्या का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की। थाना पुलिस के कार्यवाही न करने पर उन्होंने लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा से भी हत्या का केस दर्ज कराने की गुहार लगाई। विधायक विनोद सिंह से भी उन्होंने संपर्क किया। वह इस समय सदर सीट से विधायक हैं। इन दोनों विधायकों की सिफारिश और बाप बेटे की भागदौड़ आखिर रंग लाई और 22 जनवरी 2024 को कोतवाली देहात थाने में अज्ञात के खिलाफ विक्रांत की हत्या का केस दर्ज हुआ। देहात कोतवाल श्याम सुंदर ने बताया कि विक्रांत के पिता ने बेटे की हत्या की केवल शंका जताई थी, जिसके चलते मामला दर्ज कर उन्होंने जांच शुरू कर दी। एसपी सोमन वर्मा ने विक्रांत वर्मा हत्याकांड के खुलासे के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की। पहली टीम का नेतृत्व कोतवाल श्याम सुंदर को सौंपा गया। टीम में एसआई अखिलेश सिंह, विनय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, विजय यादव व आलोक यादव को शामिल किया गया। दूसरी टीम एसओजी की गठित की। इस स्वाट टीम के प्रभारी उपेंद्र सिंह थे और इसमें समरजीत सरोज, विकास सिंह, तेज भान सिंह और अबू हमजा को शामिल किया गया था। एसपी ने इस केस के खुलासे के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। दोनों टीमों की निगरानी लंबुआ क्षेत्र के सीओ अब्दुल सलाम कर रहे थे। जांच के दौरान ही एक दिन श्याम सुंदर को मुखबिर से सूचना दी कि विक्रांत मोबाइल फ़ोन से गांव में कभी कभार किसी से बात करता है। यह सुनकर कोतवाल का दिमाग चकराया कि विक्रांत तो मर चुका है, तो फिर वह फ़ोन पर कैसे बात कर सकता है। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को यह बात बताई। अधिकारी भी सकते में आ गए। उन्होंने कहा कि विक्रांत जब किसी से बात करता है तो वह जली हुई लाश या किसी और की थी। इसका मतलब यह है कि विक्रांत अभी जिंदा है। अधिकारियों ने हरी झंडी देते हुए कहा कि मुखबिर की सूचना पर जांच आगे बढ़ाई जाए। विक्रांत जिस मोबाइल नंबर से बात करता था वह मोबाइल नंबर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पता चला कि इस नंबर पर रात में किसी से कभी कभार बात होती है। दिन के बाकी समय में यह नंबर बंद रहता है। कोतवाल श्याम सुंदर को पता चला कि यह मोबाइल नंबर एक महिला का है। मोबाइल नंबर की लोकेशन हरियाणा प्रदेश के पानीपत शहर से मिल रही थी। इस हत्याकांड को खोलने के लिए कोतवाली पुलिस पर 2 विधायकों और उच्चाधिकारियों का प्रेशर बना हुआ था। पानीपत की लोकेशन मिलते ही पुलिस की टीमों को वहां भेजा गया। पुलिस मुखबिर को साथ लेकर उस क्षेत्र की निगरानी कर रही थी जहां पर टेलीफोन नंबर की लोकेशन मिल रही थी। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद ली। लोकेशन ट्रेस हुई और इसके बाद पुलिस ने हरियाणा के पानीपत स्थित गली नंबर 28, वार्ड नंबर 16, विकास नगर में दबिश दी। यह इलाका थाना सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एरिया का है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर विक्रांत वर्मा हत्थे चढ़ गया। उसे जीवित देखकर पुलिस भी चौंक गई। पता चला कि उसने यहाँ अपना नाम विकी कुमार रख लिया है। अपनी पहचान बदलने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन मुखबिर की शिनाख्त के कारण विक्रांत वर्मा को पुलिस ने दबोच लिया। थोड़ी सी सख्ती करने पर विक्रांत वर्मा टूट गया। उसने अपना विक्रांत वर्मा होना स्वीकार कर लिया और गुनाह कबूल भी किया। वहाँ से पुलिस ने विक्रांत, उसके साथी शक्तिमान कुमार व अनुज साहू निवासी कासगंज के तुमरिया को गिरफ्तार कर लिया। विक्रांत ने पुलिस को जो कुछ बताया, घटना के 25वें दिन केस का खुलासा करते हुए उसकी जानकारी लंबुआ के सीओ अब्दुल सलाम ने पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कोतवाल श्याम सुंदर भी उस समय वहां पर मौजूद थे। जांच में पता चला कि रोजगार के लिए दिल्ली आने पर विक्रांत की मुलाकात शक्तिमान कुमार और अनुज साहू से हुई थी। उस समय विक्रांत बेहद ही डिप्रेशन में था। उसकी परेशानी चेहरे से साफ झलक रही थी। उन दोनों ने उसके चेहरे पढ़ लिए। पूछने लगे कि किस बात से परेशान है। विक्रांत ने बताया कि उसकी 2 जुड़वा बेटियां हैं जो लगभग 1.5 साल की हो चुकी हैं। पत्नी बच्चों के लालन पालन में लगी रहती है, जिससे उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि एक और लड़की जो उसका पहला प्यार है, वह अब भी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं आज भी पहले प्यार को भुला नहीं पा रहा हूँ।
पत्नी की बेवफाई ने प्रेमिका से प्यार और भी बढ़ा दिया। उसकी बेबसी और लाचारी मुझसे देखी नहीं जा रही है। शरीर के बीच जो दूरियां बनी हुई हैं उससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। वह भी दो जिस्म मगर एक जान होने के लिए तत्पर है। मुझ पर दबाव भी बना रही है। प्रेमिका ने बताया है कि अब घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसे किसी हालत में खोना नहीं चाहता। विक्रांत ने अपने साथियों को यह भी बताया कि उसका मुर्गी पालन और बकरी पालन का व्यवसाय फेल हो गया। उससे कर्जदार हो गया है और करीब 9 लाख रुपए का बैंक का कर्ज है। अब उस पर ऐसी तरकीब बताएं कि मरकर भी जिंदा रहे और सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। शक्तिमान कुमार और अनुज साहू ने काफ़ी सोच विचार के बाद क्राइम मिस्ट्री तैयार की। उन्होंने बताया कि हम किसी और व्यक्ति की हत्या करके उसकी लाश को जला देंगे और वहाँ पर तेरा सामान, बाइक, मोबाइल आदि छोड़ देंगे, जिससे पता चले कि विक्रांत ने आत्महत्या कर ली है। इस तरह तुम्हारा पत्नी से भी पीछा छूट जाएगा और प्रेमिका भी हासिल हो जाएगी और कर्ज के 9 लाख रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। अपनी कार्य योजना को अंजाम देने के लिए 15 जनवरी 2024 को विक्रांत दोनों दोस्तों के साथ अपने गांव आ गया। उसने अपने दोनों साथियों को फार्म हाउस पर ठहरने की व्यवस्था की। 16 जनवरी की दोपहर अनुज शक्तिमान के साथ अमहर क्षेत्र में स्थित सरकारी देसी शराब के ठेके पर पहुंचा। काफ़ी देर की निगरानी के बाद वहां नशे में झूलता हुआ एक व्यक्ति मिला, जिसे उन दोनों में से कोई नहीं जानता था और वो कदकाठी में बिल्कुल विक्रांत के जैसा ही था। उसे यह बोलकर बाइक पर बैठाकर लाए कि चलो तुम्हें घर पहुंचा दें। वह दोनों उसे अपने बकरी फार्म पर लेकर आए। विक्रांत ने शराब की दुकान से एक बोतल खरीदी और फिर वह भी बकरी फार्म में आ गया। वहाँ उन तीनों ने उस व्यक्ति को और भी शराब पिलाई। वह इतना बेहोश हो गया कि अपने आप हिलडुल भी नहीं सकता था। वह शराबी सफ़ेद कुर्ता पजामा, ब्राउन कलर की जैकेट पहने हुए था, मफलर भी पहने हुए था। विक्रांत ने जो कपड़े पहन रखे थे, जिन्हें पहनकर वह दिन भर गांव में घूमा था, वह कपड़े उतार कर उस व्यक्ति को पहना दिए। उससे पहले उस व्यक्ति के सारे कपड़े उतार दिए थे। काम पूरा करने के बाद बकरी फार्म से भागने के लिए उन्होंने सारा सामान बैग में पहले ही तैयार कर लिया था। उसमें से पैंट शर्ट निकाल कर विक्रांत ने पहन लिए। कुछ लकड़ियाँ और उपले उन लोगों ने पहले ही एकत्र कर लिए थे, जिससे यह पता चले कि ठंड से बचने के लिए यहाँ अलाव जलाया गया है। फिर उस व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसके कपड़े भी जला दिए। उस समय रात के लगभग 9 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सभी लोग ठंड में अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। जब उन तीनों लोगों को विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति मर चुका है और उसकी लाश को पहचाना नहीं जा सकता, फिर वो सब वहाँ से फरार हो गए। वहाँ से पहले लखनऊ, फिर कासगंज और उसके बाद पानीपत चले गए। पानीपत में ही विक्रांत की प्रेमिका भी रहती थी, जिसको जलाया गया। आखिर वो व्यक्ति कौन था? यह सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की आयु लगभग 60 वर्ष जरूर बताई गई होगी, जबकि विक्रांत की उम्र मात्र 25 साल की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति को शराब के नशे में धुत करके जिंदा जलाया गया था, वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबेपुर में चालक द्वारिका नाथ शुक्ला पुत्र चंद्र बहादुर शुक्ला था। द्वारिका नाथ शुक्ला की बंधु आकला थाने में गुमशुदगी दर्ज थी और वह इसी क्षेत्र में रहता था। लगभग 60 वर्षीय द्वारिका नाथ शुक्ला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के गांव रोतवा का मूल निवासी था। यह भी पता चला कि शक्तिमान इस समय पानीपत में ही रहता है। विक्रांत वर्मा ने भी यहीं पर नौकरी कर ली। पुलिस ने द्वारिका नाथ शुक्ला की गुमशुदगी को हत्या में तब्दील कर दिया। कानून औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने शक्तिमान कुमार, अनुज साहू और विक्रांत वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और किस तरीके से 3 लोगों ने कत्ल के लिए जो योजना बनाई, आखिर उस योजना में वो खुद ही फंस गए। और कहते हैं कि कत्ल और कातिल
कभी बचते नहीं हैं और कातिल आखिर में पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब सिलसिला आपकी मेल का और मेरे जवाब का। तो मेरे पास मेल आया है कल्पना साहू जी का। कल्पना साहू ने कमेंट किया है कि वो कहानी सुनती हैं और उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगती है, और वो चाहती हैं कि मैं इस बात को चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाऊं। तो कल्पना जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप कहानी सुनती हैं और आपको कहानी अच्छी लगती है, और ऐसे ही अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया है रेनू यादव जी का। रेनू यादव जी ने कमेंट किया है कि उनका बच्चा है जिसकी फर्स्ट बर्थडे है, तो उनके फर्स्ट बेटे को फर्स्ट बर्थडे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे उसको बहुत लंबी उम्र मिले, और तहे दिल से धन्यवाद कि आप सहयोग बनाए हुए हैं और सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।